कक्षा में अध्ययनरत है, खास करके बिहार के छात्रगण, उनके लिए पुनः सुनील जी खाटी बिहारी हाजिर हो चुका है। और आरे दिनेशवा, गणेशवा, रमेशवा, रजबा सब पहुंच जो रधिया, कशिया सब पहुंच जाओ। लाजवाब बेहतरीन लेक्चर इस बार पुनः आपको भूगोल के खंड ख से मैं शुरुआत कर रहा हूं और ये 10वें के छात्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। शायद एक भी प्रश्न ना छूटेगा और यदि छूटेगा तो मैं अपना मोच काट करके फेंक दूंगा। शुरुआत करता हूं और इस बार है प्राकृतिक आपदा एक परिचय। ये खंड ख में दिया हुआ है, ये आपके पुस्तक के खंड ख में दिया हुआ है। तो मैं शुरुआत करता हूं। आपदा किसको कहते हैं, किसको आपदा कहते हैं? आपदा का सामान्य अर्थ होता है आफत। जैसे कि बहुत लोग कहते हैं जब आफत आ गई हमरा के और हमें आफत आ गई, दैट इज कॉल्ड एज द प्रॉब्लम और नॉट द सिंपल प्रॉब्लम बट ए ग्रीवियस प्रॉब्लम। तो ये आपका आपदा का सामान्य अर्थ हम लोग कह सकते हैं आफत। तो ऐसे इस आफत को हम ऐसा समझे कि ऐसी घटना जिसको कोई नहीं चाहता है कि ये मेरे पास आवे। हर व्यक्ति वो उससे दूर रहना चाहता है, लेकिन ये घटित हो जाती है कभी कभी आफत। अब दूसरा चीज कि प्राकृतिक आपदा किसको कहते हैं? तो ऐसी आपदा जो कि प्रकृति द्वारा लाई गई हो, ये मैन मेड नहीं है, आदमी के द्वारा पैदा नहीं किया गया है, प्रकृति के द्वारा लाई गई, इसको प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। तो प्राकृतिक आपदा जैसे एग्जाम्पल, बाढ़ हुआ, सुखाड़ हुआ, भूकंप हुआ, सुनामी हुआ, चक्रवात हुआ, आंधी हुआ, जलजला आया, ये सारी चीज प्राकृतिक आपदा है कि इसको हम कह सकते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कैलेमिटी। दीज आर द प्रोड्यूस्ड बाय द, इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स हम कह सकते हैं कि सुपर नेचुरल थिंग्स के द्वारा ये प्रोड्यूस होता है, जिस पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं रह जाता है, वो हो गया। अब इसमें हम पहला देखते हैं भूकंप। भूकंप के बारे में जान लीजिए कि भूकंप सब जानते हैं, ये दो शब्दों से बना है, भू और कंप। दो शब्द भू और कंप। भू मीन्स भूमि और कंप मीन्स कंपन। ये इसका अर्थ होता है कि जब भूमि का कोई भाग कंपन करने लगे। कंपन दो तरह से, या तो उदग्र कंपन करे या क्षैतिज कंपन करे, तो वो उसको भूकंप कहते हैं। तो भूकंप कहते हैं। इसका भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर पैमाने का इस्तेमाल करते हैं। रिक्टर एक भूगोलवेत्ता थे, भूगर्भवेत्ता थे, उन्होंने इसके पैमाना को दिया। अब जिस रिक्टर देखिएगा कि रिक्टर स्केल पर भूकंप का इस बार तीव्रता थी 5, भूकंप की तीव्रता थी 6.2। प्राय आप सुनते होइएगा 7.2। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब जैसे ही 4 से ऊपर आने लगता है उसकी रीडिंग्स वो अत्यधिक, आपको 6 से ऊपर तो खतरनाक के जोन में आता है और आपका 3-4 कह सकते हैं कि सामान्य स्थिति में रहता है, लेकिन 9 इसका माने विश्व का कोई चीज बचना मुश्किल हो जाएगा। ये चूंकि चार्ल्स रिक्टर ने दिया था, इसलिए इसका रिक्टर स्केल इसको हम लोग कहते हैं, इस पैमाना को। अगला देखते हैं सुनामी। भूकंप धरती पे होता है, धरती के किसी भाग पर होता है, और भूकंप जब समुद्र के तल में होता है, समुद्र के नीचे भी क्या है, भूमि का भाग है, उसके ऊपर जल है, यदि उस पर भूकंप हुआ और यदि ये उदग्र भूकंप होता है तो उस स्थिति में इस तरह से जैसे हुआ तो पानी की लहर अचानक उठ करके, और तब जैसे कि मान लीजिए ये आपका भूमि का तल है और जैसे ये आपका जल है, और यदि जल में उछाल होगी तो ये तट की ओर चलेगी, और तट की ओर चलेगी तो बड़ा ऊंचा जल का लहर ये तट की ओर चलती है, और तटवर्ती क्षेत्र में जितने भी घर बार मकान पेड़ पौधा जीव जानवर सबको नष्ट कर देती है और कई किलोमीटर अंदर तक पहुंच जाती है। इसको सुनामी कहते हैं। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है, ये जापान से निकला शब्द है, चूंकि हम जानते हैं कि जापान में बराबर भूकंप आता है। जल्दी बोल रे दिनेश, तोरे से पूछ रहे हैं कहां सबसे ज्यादा भूकंप आता है? जापान में आता है। बिल्कुल सही जवाब, तोरा 80% नंबर आवेगा। चल रे समझैया, तोरा से पूछ रहे हैं कि सुनामी कहां पर होता है, धरती पर होता है कि इसमें समुद्र में? तो इसमें कंपन करती है धरती का भाग, लेकिन समुद्र की लहर ऊंची उठ करके चलती है। बिल्कुल सही जवाब, बारे रमेश 80% नंबर आवेगा। अब चलते हैं सुखाड़। जब औसत वार्षिक वर्षा
सामान्य वर्षा से 25% कम हो जाए तो उसको हम लोग सुखाड़ की स्थिति कहते हैं। सुखाड़ भी बड़ा खतरनाक है। जब 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 उपज अच्छा ही ना हो, अन्न उपजेगा ही नहीं, तो मनुष्य खाएगा क्या? जानवर का चारागाह नहीं उत्पन्न हो, यदि चारा नहीं उत्पन्न होगा तो जानवर क्या खाएगा? इससे स्वाभाविक है कि मनुष्य और जानवर को भूखमरी की समस्या चले आएगी। ये आमतौर पर ये जो होता है, जहां पर 50 सेंटीमीटर प्रति वर्ष वाले इसमें बारिश होती है, उस क्षेत्र में कमी यदि अचानक आ गई तो वो सुखाड़ आ जाता है। सुखाड़। अब एक चीज जान लीजिए, ये प्राय प्रश्न कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा है, ये कंपटीशन में भी पूछा है, प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछा है, और ऑल इंडिया में भी किसी भी एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि बिहार का शोक किसको कहते हैं? कोसी नदी। जल्दी बोल रदिया, तोरे से पूछ रहे हैं, तोरे से पूछ रहे छो रदिया, जल्दी बोल। और इसको बिहार का शोक कहते हैं, कोसी नदी। शोक इसलिए कहते हैं कि कोसी नदी बार बार बाढ़ लाती है और अपना धारा ही बदल लेती है, धारा चेंज कर लेती है और उसमें एक नई नदी की छोटी सी स्रोत बना देती है। इसके कारण कोसी कहा जाता है। ये जब जलप्लावित होती है तो ये बांध को मानती ही नहीं है और बांध को तितर बितर कर देती है। इसीलिए अब जैसे 2008 ईस्वी में कोसी नदी में भयंकर बाढ़ आया था, धारा बदल दी थी कोसी नदी। प्राय इसमें तो ये पूछता है बिहार के 10वीं की परीक्षा में, और एसटीटी के, बिहार के भी एसटीटी में पूछ सकता है, टीटी में भी पूछ सकता है बिहार में भयंकर बाढ़ कब आई थी? ये 2008 में आई थी। फिर ये भी पूछ सकता है बिहार का शोक किसको कहते हैं? कोसी नदी को बराबर पूछा है। अब इसमें हम देखते हैं 2000, ठीक उसके अगले वर्ष 2008 में भयंकर बाढ़ लाई, लेकिन 2009 में बिहार सहित पूरा देश में सुखाड़ आ गया। अब लो भैया, एक साल बाढ़, एक साल सुखाड़। इस स्थिति में सुखाड़ भी बहुत ही खतरनाक है, उपज घट जाती है, लोग भूखे मरने लगते हैं। अब आइए बिहार में याद कीजिए, आपके यदि बाबा, दादा, परदादा, यदि आपने कहानी सुना होगा तो उन्होंने कहा होगा कि 1934 में भयंकर भूकंप आई थी। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। कब? 1934। जल्दी बोल ले, जल्दी बोल ले। रजीबा तोरे से पूछ रहे कब? तो 1934 में बाढ़ भयंकर भूकंप, सबसे बड़ी भूकंप बिहार की अभी इधर हम ये कह सकते 1934 में आई थी। और ये एक मकर संक्रांति के दिन आई थी, लगभग दिन में आई थी, और बहुत सारे लोग चूरा दही खाकर के सोए हुए थे, दबले रह गए, उनके ऊपर घर गिर गया, उनके ऊपर मकान गिर गया, उसमें बहुत सारे लोग काल कवलित हो गए। 1934 का भूकंप सबसे भयंकर भूकंप। अब भारत के पर्वतीय क्षेत्र में ये याद रखें कि भूस्खलन होता है। भू माने की भूमि या मिट्टी उसको कह सकते हैं, और स्खलन मीन्स की गिरना। जैसे मान लीजिए ये पहाड़ है, जैसे ये पहाड़ है और यहाँ का ऐसे मान लीजिए ढा करके और यहाँ पर जाकर के एकत्रित हो जाए, इसको हम लोग भूस्खलन कहेंगे। ये अचानक ढहता, बड़ी तेजी से ढहते हुए नीचे आता है, इस रास्ते में जितने भी मकान होंगे सब बर्बाद हो जाएंगे, इसको भूस्खलन कहते हैं। इसको मृदा स्खलन भी कहते हैं। मृदा अर्थात की मिट्टी होती है। जैसे कि इसमें चिन्ह हो सकता है, आपको दिखाई न पड़े, जैसे पहाड़ का ये श्रृंग बना रहता है और इस श्रृंग से अचानक ये ढह करके आता है। अब आते हैं कि प्राकृतिक आपदा, इसको तो रोक नहीं सकते हैं, ये दैविक प्रदत्त होती है। कहा जाता है कि सुपर नेचुरल चीज से ये कमांड होता है, इसको रोक नहीं सकते हैं। लेकिन यदि हम प्रबंधन कर ले, इफ वी मैनेज इट, इस आपदा का प्रबंधन की यदि विधि व्यवस्था रखे तो इसका नुकसान हम बहुत कम कर सकते हैं। नुकसान बहुत कम कर सकते हैं। तो अब फिर यहां देखते हैं कि आपदा प्रबंधन में क्या क्या आवश्यक है। तो आपदा प्रबंधन, अब प्रबंधन को अंग्रेजी में कहते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेज करना। जैसे किसी चीज को, आपका कोई फंक्शन होता है, कार्य होता है, आपका सब चीज को मैनेज यदि अच्छा ढंग से कीजिएगा, इफ इट इज मैनेज्ड इन द प्री प्लान्ड वे, इन द राइट वे, इन द राइट ऑर्डर, तो आपका ध्यान रखिएगा कि उस स्थिति में उसका परिणाम बहुत अच्छा होता है। इसी तरह से प्राकृतिक आपदा का प्रबंधन अच्छा ढंग से कीजिएगा तो नुकसान कम होगा, लोग बहुत कम मरेंगे, नहीं के बराबर मरेंगे, और नुकसान इतना कम होगा, इसमें क्षति कम होगी, धन का नुकसान कम होगा। ये तो इसमें देखिए कि प्रबंधन के लिए कई स्तर होते हैं। एक स्तर हो गया राष्ट्रीय स्तर। राष्ट्रीय स्तर मीन्स की ऑन द नेशनल लेवल, दिस इज कॉल्ड द नोडल, इसको हिंदी में कहते हैं नोडल मंत्रालय। ये मंत्रालय देखरेख करती है, सहायता भी करती है, असिस्ट भी करती है ये। और राज्य के स्तर पर जाइएगा तो यहां पर जो आपदा प्रबंधन विभाग रहता है उसका काम है राहत और पुनर्वास प्रभाग। राहत की अर्थात की जैसे अचानक भूकंप आए, बाढ़ आए, या कोई अगलग्गी हो जाए,
तो उस स्थिति में केंद्र को आने में समय लगेगा, लेकिन राज्य तो वही रहता है, राज्य का मुख्यालय डिस्ट्रिक्ट तो उस वही रहता है। वो चाहे तो तुरंत ही राहत के कार्य में वो लग जाएगा। तो राहत, और जब राहत हुआ कि तत्काल पहला क्रम होता है लोगों को बचाना, लोगों की जिंदगी की रक्षा करना, कम से कम नुकसान होने देना, और इसके बाद पुनर्वास, कि जब लोग की जान बच गई, लोग को अधिक से अधिक बचा लिया गया, कम से कम लोगों का नुकसान हुआ, अब उसको पुनर्वास, अर्थात कि फिर से उसको बसाएं, फिर से उसको विकास के कार्यों में लगाएं, फिर से उसको बेहतर जिंदगी जीने का हम उसमें मजा पैदा करें, इसको पुनर्वास करते हैं। यह राज्य स्तर पर होता है। जिला स्तर पर यू हैव लिस्टेड दैट वन पोस्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट, दैट इज पोस्ट ऑफ द कलेक्टर। आपने सुना होगा कलेक्टर, आपने सुना होगा जिलाधिकारी, आपने सुना होगा समर्था, तीनों एक ही शब्द है। जिला मजिस्ट्रेट का जो कार्यालय होता है वो धुरी होती है। वैसे तो जिला मजिस्ट्रेट का कार्यालय वो राहत के समय में एक तरह से जिला का सुप्रीम बॉस होता है, और वो जितनी एक्टिव, जितना अच्छा ढंग से, सही ढंग से वो एक्शंस लेगा, उतना कम से कम नुकसान होगा और अच्छा ढंग से मैनेज होगा। फिर आप चले आते हैं खंड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर। तो यहां पर पंचायत समिति कार्यालय या बीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ये उस स्थान तक पहुंचता है और उस स्थान तक ये भूमिका निभाता है, इसके आदेश का ये पालन करता है। और एट लास्ट सबसे छोटा ये गांव लेवल पर कि ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति, मुखिया हो, सरपंच हो, ये सब मिलकर के बनाते हैं। चूंकि ये सबसे ग्राउंड लेवल पर होते हैं इसलिए, और इनसे लोग जाने पहचाने भी होते हैं, और ये वास्तविकता, रियलिटी को बताने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इन सब का यदि समन्वय अच्छा हो, राष्ट्रीय स्तर से, राज्य स्तर से, जिला स्तर से, खंड स्तर से, गांव स्तर से, तो निश्चित ही आपदा का नुकसान बहुत कम होगा। अब आपदा प्रबंधन का प्रभाव, या इसमें कि प्रभाव क्या होता है, या झेलने की यदि कुछ अनुभव है तो उसका क्या असर पड़ता है। तो एक बात देखिए, उत्तर बिहार के लोग जो हैं ये प्रायः बाढ़ से पीड़ित रहते हैं। वो अब बाढ़ को एक तरह से कह सकते हैं अंगीकार कर चुके हैं। उनको जब बाढ़ आता है तो वो ऐसा नहीं कि वो घबरा जाते हैं। हम तो देखे हैं, जब बिहार में जब बाढ़ आता है तो लोग नाव लेकर के केकरो केला काट लेता है, तो केकरो मान लीजिए पेड़ का लकड़ी काट लेता है। इतना बिहार का लोग अभ्यस्त होगा। हम बिहार की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन आदमी को कहिएगा कि डर या भय ऐसा नहीं होता है। लेकिन उस क्षेत्र में जहां पर बाढ़ नहीं आई, अचानक बाढ़ चले आता है, तो वहां के लोग भयभीत हो जाते हैं, और भय आक्रांत होने से नुकसान भी ज्यादा होता है। तो बिहार के लोग उसके अनुरूप जीवन शैली अपना लिए हैं। वो सच पूछिए तो नाव भी रखते हैं। वो जिस समय बाढ़ आने पर होता है तो पहले ही ऊपर वाले जगह पर चले जाते हैं, पशु को लेकर के चले जाते हैं, चारा लेकर के चले, क्योंकि उनके पास अनुभव है। उन्होंने बाढ़ हर 2 साल 3 साल 4 साल पर उनको झेलने का ये उनका एक्सपीरियंस जिसको कहते हैं वो है, इसलिए नुकसान कम होता है। सुखाड़ के प्रबंधन के लिए देखिएगा कि वो कुआं जहां पर सुखाड़ ज्यादा होता है तो वहां कुआं हुआ, तालाब हुआ, जल को एकत्रित करने की विधि, ये भी उसमें वो पारंगत होते हैं। और भूकंप और सुनामी है, ये सबसे बड़ी ये चुनौती है। भूकंप का अभी तक कोई पूर्वानुमान सफल नहीं हो पाया है। कब भूकंप आएगा ये कहना मुश्किल है। सुनामी, और यदि भूकंप होगी तो सुनामी की संभावना रहती है इस समुद्र की तरफ हो, लेकिन सुनामी का तो थोड़ा बहुत अलार्म दिया जा सकता है, लेकिन सुनामी भी, ये भूकंप और सुनामी अत्यंत खतरनाक है। तो इसके लिए क्या है कि नई तकनीक कुछ ऐसा डेवलप करना चाहिए जिससे कम से कम भूकंप के बारे में पूर्वानुमान करने की कोशिश करें। और सुनामी तो ये बतला दिया जाता है, भूकंप आता है तो सुनामी आ सकता है, तटवर्ती क्षेत्र को लोगों को हटाने का प्रयास जो है वो किया जाता है। अब भूकंप से बचाव के लिए, भूकंप हम ये नहीं जान सकते भूकंप कब आएगा, लेकिन इतना तो जरूर हम कर सकते हैं कि भूकंप निरोधी मकान बनावे। भूकंप निरोधी मकान अर्थात जब भूकंप आवे तो मकान हिलने पर वो गिरे नहीं, वो अचानक भरभराए नहीं। तो भूकंप निरोध मीन्स होता है रोकना, और भूकंप से कम नुकसान हो ऐसा। तो इसके लिए ये होना चाहिए कि वृत्ताकार या बहुभुजीय आकार का मकान नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका बेस आयताकार होना चाहिए या वर्गाकार होना चाहिए। आप देखिएगा जो आयताकार या वर्गाकार होगा वो जल्दी गिरेगा नहीं। आप देखिएगा गोल लोटा ले लीजिए, जब पेनी गोल होगा वो जल्दी गिर जाएगा, लेकिन यदि आप वर्गाकार लीजिएगा तो वो जल्दी आपको गिरेगा नहीं। आयताकार होगा जल्दी गिरेगा नहीं। तो उस स्थिति में ऐसा मकान बनाना चाहिए।
और तटीय भारत में सुनामी के प्रबंधन के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए कि जैसे ही यदि भूकंप होता है तो सुनामी का तुरंत ही इसमें संभावना का आदेश जारी कर दिया जाए और तट के क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा जाए। अब कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बराबर पूछते हैं वो ये है कि भारत में विनाशकारी तूफान चक्रवात कब कब आया है, तो विनाशकारी चक्रवात ये आया है 1999 में आया है, 29 अक्टूबर 1999। कब जल्दी बोलो रजीबा, तोरे से पूछ रहे हैं, 29 अक्टूबर 1999 को। और बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया है, तो बिहार में विनाशकारी भूकंप 1934। जल्दी बोलो रधिया गीतिया, तोरे से पूछ रहे हैं, जल्दी बोल, भूकंप कब आया था बिहार में 1934। बारे रधिया तोरा आवेगा। हाँ ठीक है। भारत का प्रमुख सुखाड़ वर्ष कब हुआ था, तो 1966। याद कीजिए 1966, 67 और इसको कह सकते 68, इसी समय में सुखाड़ ऐसा हुआ था कि उपज कम हुई थी और भारत को हरित क्रांति के लिए जाना पड़ा और MS स्वामीनाथन हरित क्रांति लाए थे। तो भारत का प्रमुख सुखाड़ वर्ष कहिएगा तो 1966। जल्दी बोल रमेश तोरे से पूछ रहे, मारबो 10 गिनबो, एक नस फाड़ दो नस। 1966 ठीक है। भारत का प्रमुख सुनामी कब आया था भारत में, सबसे जबरदस्त सबसे खतरनाक सुनामी, तो ये 26 दिसंबर 2004 को आया था। कब जल्दी बोल रमेशवा, 2004 को आया था। जल्दी बोल। हाँ मैं मारो 100 गिनो, एक ठीक है, नस फाड़ देंगे। हाँ 2004 को आया था। वाह वाह वाह। इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ और मैं सुनील जी खाटी बिहारी विदा ले रहा हूं। और मैं सुनील जी खाटी बिहारी शुद्ध भारतीय फिर से मैं बहुत जल्दी आपको दूसरा वीडियो लेकर के हाजिर हूंगा। और जय बिहार जय भारत।